जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 22 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे पहले तरंग दैर्ध्य जानने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि तरंग दैर्ध्य और विचलन एक दूसरे के पूरक होते हैं। तरंग दैर्ध्य और विचलन एक दूसरे के पूरक होते हैं, आपको इसे याद रखना है। मतलब कि जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य इतनी ज़्यादा होगी उसका विचलन उतना ही कम होगा, और जिसका विचलन उतना अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग की। लाल रंग की बात करते हैं तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का, और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का। अब बात करें बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। आपको इन्हें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछी है तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य हो जाएगी बैंगनी रंग की, और विचलन सबसे अधिक हो जाएगा बैंगनी रंग का। लाल रंग की बात करें तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनटीपीसी स्टेज सेकंड का मतलब सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उस तरंग की तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है? तो मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था, v बराबर एन लेमड़ा। क्या होता है v बराबर एन लेमड़ा? v क्या होता है? वह वेग होता है। n क्या होता है? आवृत्ति। n क्या होती है? आवृत्ति। लेमड़ा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। तो लेमड़ा व तरंग दैर्ध्य में क्या अंतर आएगा? v बराबर एन लेमड़ा। तो जहाँ से आवृत्ति होगी यानी n होगा, वो पूरक हो जाएगा तरंग दैर्ध्य के, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब कि वो क्या कह रहा है कि आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यह घट जाती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। बी बराबर एन लेमड़ा। वी क्या होता है? वेग होता है। एन क्या होती है? आवृत्ति। लेमड़ा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। इस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम से जाना जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से कौन से नियम को जाना जाता है? वो जाना जाता है प्रथम नियम को। और शून्यता नियम को किसी के लिए जाना जाता है? तो इसको तापीय संरक्षण के नियम पर जाना जाता है। तापीय संरक्षण के नियम के लिए जाना जाता है। पहले नियम को तापीय संरक्षण के नियम के आधार पर जाना जाता है। दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर जाना जा सकता है। और तृतीय नियम को किसके ऊपर जाना जा सकता है? परम शून्य तापमान के संरक्षण के सिद्धांत पर। परम शून्य तापमान पर तृतीय नियम को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो यह तंत्रिका कोशिका की इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका कोशिका की इकाई है। तंत्रिका कोशिका की इकाई है न्यूरॉन। और न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। और आप जानते हो कि कोशिका का है तंत्रिकाज और शाखिका, ये तीनों तंत्रिका कोशिका की हिस्साएं होते हैं, लेकिन शंकु इसका हिस्सा नहीं होती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉन्स मानव के किस अंग का भाग होता है? तो पॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं पॉन्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। मान लो ये हमारा मस्तिष्क है, ये ये हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, और ये हो जाएगा मेंडुला ओब्लागाटा। तो इन दोनों के मध्य पॉन्स पाए जाते हैं। पॉन्स पाए जाते हैं मध्य मस्तिष्क और मेंडुला ओब्लागाटा के मध्य। मेंडुला ओब्लागाटा के मध्य पाए जाते हैं पॉन्स। और मेंडुला ओब्लागाटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हमारा सांस लेना, छींकना, इनको कौन नियंत्रित करता है? मेंडुला ओब्लागाटा। मेंडुला ओब्लागाटा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क में। आपको इन्हें ऐसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो सबसे पहले बात करते हैं हड्डी को हड्डी से। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? ये दो क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ होगा
जिसमें ये दोनों क्वेश्चन ना है, किसी न किसी शिफ्ट में ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है लिगामेंट। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। अब बात करें हड्डी से मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ता है टेंडन। टेंडन हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ता है। आपको इन्हें इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जाम में कभी-कभी इंग्लिश के शब्द ही हिंदी में लिख के दे दिए जाते हैं। जैसे हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन। टेंडन को क्या कहते हैं? कंडरा। टेंडन को क्या कहते हैं? कंडरा। आपको इन दोनों हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। ठीक, लिगामेंट को क्या कहते हैं? स्नायु। टेंडन को क्या कहते हैं? कंडरा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन दोनों को आपको ज़रूर याद रख लेना है। देख लेना आप, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले खाली जगह के कारण होता है। तो टेटनस किसके कारण होता है? तो टेटनस होता है जीवाणुओं के कारण। टेटनस किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। और जीवाणुओं के कारण और अन्य रोग भी होते हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे प्लेग की बात करने से सबसे पहले, प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। और बात करें हैजा, हैजा किसके कारण होता है? डिप्थीरिया के कारण। काली खांसी डिप्थीरिया के कारण। तो ये 3-4 रोग हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें परजीवी के कारण या प्रोटोजोआ के कारण कौन-कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण होते हैं पायरिया, पायरिया, मलेरिया, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, ये सभी प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? वो होता है आइरिस। आइरिस को और क्या कहते हैं? हमारी आंखों का रंगीन भाग। हमारी आंखों का रंगीन भाग कौन होता है? आइरिस होता है। कॉर्निया की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान में कौन सा अंग, मतलब नेत्र का कौन सा अंग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में आंखों का कॉर्निया वाला हिस्सा दान दिया जाता है। रेटिना की बात करें तो रेटिना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। यदि रेटिना से आगे बन जाता है, रेटिना के बाद बनता है, तो वहां पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष ये रोग हो जाते हैं। लेंस की बात करें, नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो लेंस होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है आंखों में। और ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इन चारों क्वेश्चन मैंने आपके लिए समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग के लिए अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हमें अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मैंने अभी आपके लिए बताया था कैसे मेंडुला ओब्लांगेटा। मेंडुला ओब्लांगेटा में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर मेरुरज्जु पाया जाता है। और आपको ये भी पता होगी हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क का होता है। सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क का होता है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रहण गहराई किसकी अनुभूति में सहायता करती हैं? तो गहराई में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्रहण गहराई का, कि किसकी अनुभूति में सहायता करते हैं? तो ये करते हैं सूंघने की अनुभूति में। इसके कारण ही हम सूंघ पाते हैं। सूंघने की में, गंध की अनुभूति में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। तो मूत्रमल की बात करें तो ये तो उत्सर्जन का एक अंग हो जाएगा। त्वचा भी पसीने का उत्सर्जन करती है, बड़ी आंत भी उत्सर्जन करती है, लेकिन श्वसनिका हमारी सांस लेने का काम करती है, ये किसी का उत्सर्जन नहीं करती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले होता है निस्पंदन। निस्पंदन की बात करें तो निस्पंदन क्या होता है? निस्पंदन होता है द्रव्य में से जल को और अपशिष्ट को छानना। द्रव्य से क्या है? जल और अपशिष्ट को छानना निस्पंदन कहलाता है। उसके बाद होता है पुनः अवशोषण, फिर होता है श्रावण।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था 2022 में ग्रुप डी में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो आपको पता हो कि पदार्थ के टोटल कितने रूप होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसॉन्स कंडेंसेट। पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से प्लाज्मा वाली अवस्था होती है। जिस प्लाज्मा की अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है, पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गामा किरणों का गुण नहीं है? तो कौन सा गामा किरणों का गुण नहीं है? तो गामा किरणों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। हाँ, इनमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। गामा किरणें मोटी कंक्रीट और पतले शीशे के माध्यम से भी गमन कर सकती हैं। ये कर सकती हैं। ये ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं द्वारा निर्मित होती हैं। हाँ, ये होती हैं। तो चौथा ऑप्शन है, वे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में सक्षम नहीं है। इनकी ऊर्जा इतनी होती है कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए सक्षम होती हैं, नहीं की जगह होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है? तो बारूद में क्या पाया जाता है? तो सोच लेता हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस चारकोल प्लस सल्फर। इन तीनों के द्वारा बारूद बनाया जाता है, विस्फोटक बारूद बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विशेष दिशा में ही खाली जगह ही वेग होता है। तो वेग ही क्या होता है? तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और अब बात करें चाल की, चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो चाल ही क्या होती है? वेग होती है। किसी विशेष दिशा में चाल ही क्या होती है? वेग होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट मतलब वेग की यूनिट और चाल की यूनिट एक ही होती है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि किसी विशेष दिशा में विस्थापन ही क्या होता है? विस्थापन ही दूरी होती है। विस्थापन ही दूरी होती है और वेग ही चाल होती है। आपको इन्हें याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा अपना? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत कौन सा कोशिकांग या तो समूह में या अकेले छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है? कोशिका द्रव्य के स्वतंत्र रूप से तैरता है। कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से कौन तैरता है? वो तैरता है राइबोसोम। आपको इसे याद रखना है कि कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से कौन तैरता है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और एक कोशिका में स्वतंत्र रूप से तैरता है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान कैसे? आप जानते हो कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कौन सी करती है? अग्नाशय ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय ग्रंथि करती है। आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्नाशय ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावित करती है? वो करती है इंसुलिन हार्मोन का। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। हमारे शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और यदि यह इसकी मात्रा अपर्याप्त होगी तो हमें शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और हमें एक रोग हो जाएगा, उसे कहते हैं मधुमेह रोग। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसके कारण पत्ती पर पानी की एक बूंद सिराओं की आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है? तो ये बनाती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो मैंने आपको 2-3 प्रयोग और बताए थे प्रकाश के अपवर्तन के। जैसे पानी है, मान लो ये पानी है, इसमें एक सिक्का पड़ा हुआ है तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किसके कारण दिखाई देता है? ये देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ एक पानी है, इसमें एक पेंसिल पड़ी हुई है, तो वह सीधी नदी का मतलब मुड़ी हुई दिखाई देती है। वह किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये 2-3 प्रयोग हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल सबसे कम होता है? किसमें घर्षण बल सबसे कम होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? सबसे अधिक घर्षण बल किसमें होता है? स्थैतिक घर्षण में। स्थैतिक घर्षण के बाद कौन सा होता है? सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक, फिर घर्षण बल होता है सर्पी घर्षण में, और फिर होता है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण या वेलन घर्षण में। तो सबसे कम किसमें होता है? वेलन घर्षण में या लोटनी घर्षण में सबसे कम होता है। सबसे अधिक किसमें होता है?
स्थैतिक घर्षण बल में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें CaO, इसे क्या कहते हैं? तो इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, आपको इसे याद रखना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इन दोनों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके कारण होता है? किसके द्वारा होता है? तो यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा भी होता है और विखंडन के द्वारा भी, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है, अकेला नर या अकेली मादा जनन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अलैंगिक जनन कौन कौन कर सकता है? हाइड्रा। इसे भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलैंगिक जनन कौन कर सकता है? हाइड्रा, यीस्ट, हाइड्रा यीस्ट और बैक्टीरिया। यीस्ट और बैक्टीरिया ये अलैंगिक जनन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहलिक पेय पदार्थ में मुख्य तत्व कौन सा है? तो आप जानते होंगे एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा होता है? एथेनॉल होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हम दारुओं में या एल्कोहलिक पेय पदार्थों में कौन सा मुख्य तत्व होता है? वो होता है एथेनॉल। अब बात करें एथेनोइक अम्ल, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक का फॉर्मूला क्या होता है? एथेनोइक का फॉर्मूला होता है C2H4O2, या इसको लिख सकते हैं CH3COOH। CH3COOH भी लिख सकते हैं। आपको कैसे भी याद कर लेना है, C2H4OH ऐसे भी याद कर लेना, या CH3COOH इसको ऐसे भी याद कर लेना। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने सुना होगा कि सिरका अम्ल, तो सिरका अम्ल किसमें होता है? एथेनोइक अम्ल को ही सिरका अम्ल कहते हैं। CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन खाने बाद निकास में कुल कितने घंटे लगते हैं? मतलब भोजन खाने के बाद पचाने में उत्सर्जन तक टोटल कितना टाइम लगता है? तो टोटल टाइम लगता है 12 से 24 घंटे। तो 12 से 24 घंटे लगते हैं एक भोजन को खाने के बाद उसका उत्सर्जन करने तक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये ग्रुप डी में ही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े महासारी और तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद होते हैं? तो वे किस स्तर पर मौजूद होते हैं? वो होते हैं चौथे स्तर पर। सबसे पहले बात करें पहले स्तर की। पहले स्तर पर कौन होता है? घास फूस ये क्या होते हैं? पहले स्तर पर मौजूद होते हैं। द्वितीय स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? गाय, बकरी, ये सभी द्वितीय स्तर पर मौजूद होते हैं। तृतीय स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? तृतीय स्तर होते हैं सांप, मेंढक, ये तृतीय स्तर पर मौजूद होते हैं। और बड़े मांसाहारी होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता मतलब मांसाहारी होते हैं, वो होते हैं चौथे स्तर पर मौजूद। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने चारों स्तर आपको बता दिए हैं इसके। तो ये थे आज का 25 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।